हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, सभी में जीके जीएस इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो जीके जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भाई आपके गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लूसेंट के जीके जीएस का। ओके, देखिए, एक मिनट भाई, थोड़ा सा कलर चूज कर लें। ब्लैक कलर ले लें आज। चलिए ब्लैक लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और रियल में इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है ना, वो उससे पूरा भर भर के जितने भी क्वेश्चन हैं लूसेंट के सामान्य ज्ञान में, सब इसमें शामिल है। ठीक है, टॉपिक वाइज भाई। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जीके जीएस लूसेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है भाई। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछले 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं, वे लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, और देखिए यहाँ पर लिखा है ना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला है टॉपिक पर्यावरण। ठीक है भाई, पर्यावरण से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? वस्तु का अंतः भाग यानी आंतरिक भाग, या फिर वस्तु का केंद्रीय भाग या मूल भाग, या फिर वस्तु का बाह्य भाग या बाहरी भाग, या फिर वस्तु का पर्यावरण यानी चारों ओर का आवरण। बताइए भाई, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का पर्यावरण या वस्तुओं के चारों ओर का आवरण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्यावरण का घटक तत्व है। पर्यावरण का घटक तत्व क्या है भाई? भौतिक अजैविक पर्यावरण, या फिर जैविक पर्यावरण, या ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों नहीं। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भी, देखिए आगे इस पर कलर शो नहीं कर रहा है अभी। ब्लैक कलर में क्वेश्चन है, तो कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर ले, कौन सा कलर, ब्लू ही ले लेते हैं। चलिए देखिए, अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? स्थल, जल, वायु या जीव। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जीव। जीव जो है बायोटिक कंपोनेंट है भाई। ठीक है, अजैविक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, हाँ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो अजैविक पर्यावरण में जीव शामिल नहीं होते। ठीक है, बाकी ये जल, स्थल, वायु, ये सब अजैविक पर्यावरण है। ठीक है, देखिए, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है
जैविक पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है भाई? पेड़ पौधों से, जीव जंतु से, ए और बी दोनों से, या जल से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और बी दोनों से। ओके, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है, और अजैविक पर्यावरण का निर्माण जल, स्थल, वायु से होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? बताइए भाई, अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप में, मिट्टियाँ, खनिज, या बस्तियाँ? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बस्तियाँ। ठीक है, अधोलिखित में भौतिक वातावरण का तत्व बस्तियाँ नहीं है, बाकी भूमि के रूप में मिट्टियाँ, खनिज, ये सब भौतिक वातावरण के तत्व हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समविष्ट, समविष्ट को पॉपुलेशन भी कहते हैं भाई। पर्यावरण एक अविभाज्य समविष्ट है जिसकी रचना होती है, किससे होती है भाई? बताइए। भौतिक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, या फिर भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, या फिर जैविक तंत्र से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ठीक है, पर्यावरण का एक अविभाज्य पॉपुलेशन जिसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है भाई? बताइए, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। जी बिल्कुल। और उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, या फिर भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पर्यावरण से अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी जो है पर्यावरण से अभिप्राय है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे भाई? निम्नलिखित में से कौन से एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है? बताइए भाई, कौन सा एक वर्गीकरण का भाग नहीं? भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण, या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण, या फिर परिचालन पर्यावरण? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिचालन पर्यावरण जो है या वर्गीकरण का भाग नहीं। और बाकी भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण, ये सब जो है वर्गीकरण के भाग हैं। ठीक है, पर्यावरण वर्गीकरण भाई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अजय सर और रीजनिंग वाला भाई क्वेश्चन आ गया। देखिए, एक मिनट थोड़ा सा कम कर देते हैं जूम। हाँ ठीक है। देखिए, कथन है पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, मानते हैं भाई। और पर्यावरणीय शक्तियों एवं
प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण, या फिर शहरी पर्यावरण, या आधुनिक पर्यावरण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी सही है, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। ठीक है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिस तारीख को मनाया जाता है वह है क्या है भाई? 22 मार्च, 25 मई, 5 जून, 23 दिसंबर। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था भाई? क्वेश्चन नंबर 12 है, 1973 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सतत विकास, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस रूप में परिभाषित करती है, विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, बिना आगामी पीढ़ी की उनकी अपनी जरूरतों को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए? बताइए भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ब्रूड्स लैंड रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, समय चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होगा ही, डीजे बजने का, और जो है और भी है बाजा बजने की, साउंड का आवाज़ तो आएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भाई, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किए जाएं कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? बताइए भाई, किस प्रकार का विकास कहलाएगा? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर जैविक विकास, या फिर सतत विकास? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतत विकास। ओके, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम क्षरण हो, तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? तो सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, मेन मुद्दा आ गया आपके सामने। देखिए, जल स्थल मंडल, जल मंडल एवं
वायुमंडल। ठीक है, ये इन तीनों टॉपिक से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अध्ययन की सुविधा। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? बताइए भाई, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? 2, 3, 5, 7। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के मंडलों में शामिल है, कौन कौन मंडल है भाई? जल्दी बताइए, पृथ्वी के मंडलों में शामिल है, सबसे आसान क्वेश्चन है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है भाई? स्थल मंडल शामिल नहीं है, जल मंडल नहीं है, कि वायुमंडल नहीं है, कि जैव मंडल नहीं है? देख करके भी आप लोग बता सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लोग सतुआ पर मांगोगे। कहते हैं ना गांव में कि तू तो सतुआ पर मांगो। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैव मंडल। ठीक है, पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है, वो है जैव मंडल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्थल मंडल, जल मंडल कहा जाता है भाई? जियोमॉर्फोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी या फिर क्लाइमेटोलॉजी या फिर इकोलॉजी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्थल मंडल के अध्ययन को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, स्थल मंडल में क्या शामिल किए जाते हैं भाई? महाद्वीप, सागरी नितल, सिर्फ ए या फिर ए बी दोनों? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं भाई। देखिए, पृथ्वी का स्थल मंडल है, पृथ्वी का स्थल मंडल क्या है भाई? पृथ्वी का कठोर और ऊपरी भाग, या फिर पृथ्वी का जलीय भाग, या पृथ्वी का वायुवीय भाग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, पृथ्वी का कठोर भाग और ऊपरी भाग। ठीक है, पृथ्वी का स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर भाग और ऊपरी भाग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्थल मंडल का तात्पर्य है क्या है भाई? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी का ऊपरी भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का ऊपरी भाग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो सोच रहे हैं जो छोटा छोटा ऑप्शन है उसको पढ़ दे रहे हैं, और जो बड़ा ऑप्शन है हम तो आंसर जानते ही हैं भाई, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो फटाफट बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोग हमारे बताने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, भले ही रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं, हम देखते हैं भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थल मंडल से संबंधित है क्या है भाई? स्थल मंडल से संबंधित क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा
मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थल मंडल से संबंधित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्थल मंडल को क्षैतिजता वर्गीकृत किया जाता है। स्थल मंडल को क्षैतिजता वर्गीकृत किया जाता है विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बताइए। पृथ्वी का वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, पटल विरूपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग ... भाग घेरता है। कितना भाग घेरता है भाई, स्थल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 29%। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, और आप लोग तो जानते ही हैं पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल है। ओके, देखिए सुएस, ठीक है, सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई? सुएस एक लड़का है, ठीक, उसने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांट दिया। अब उनमें से इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सुएस ने उसे नहीं बांटा है या फिर उस शब्द को नहीं लिया है। बताइए, सियाल है, सीमा है, नीफे है या फिर सब स्ट्रेटम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, सब स्ट्रेटम। ठीक है, सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, सब स्ट्रेटम में नहीं बांटा था भाई, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। सियाल, रियाल, निफे, उनका क्रम बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा क्रम होगा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम बताना है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। पहले नंबर पर आएगा सियाल। ठीक है, पहले नंबर पर सियाल, फिर दूसरे नंबर पर आएगा सीमा। ठीक है, सियाल, सीमा, फिर तीसरे पर आएगा निफे। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी की त्रिसंकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है भाई? सियाल है, सीमा है, निफे है या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, बताइए
कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोर। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट में किस तत्व की प्रधानता होती है? मतलब कि पृथ्वी के भूपर्पटी यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर किस तत्व की अधिक मात्रा होती है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलिका एवं एल्युमिनियम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा भाई। पृथ्वी के भूपर्पटी पर सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी के मेंटल, ठीक, पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है, क्या है भाई? पृथ्वी के मेंटल में, प्रॉपर्टी पर नहीं पूछ रहा है भाई, मेंटल में पूछ रहा है कि पृथ्वी के मेंटल में जिस तत्व की प्रधानता होती है वह है, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 है, वह है सिलिका एवं मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के क्रोड यानी कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? देखिए भाई, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन, चारों ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए कितने सीरियल वाइज से सभी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हम चारों ऑप्शन बता देते तो ये बाकी के आगे का क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता, और आप लोग बताने में, मतलब जैसे क्वेश्चन का आंसर बताने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है जैसे चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आ रहा है। और आप लोग, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, बताइए कौन है भाई? पृथ्वी के क्रोड। ठीक है, पृथ्वी के क्रोड में किस तत्व की प्रधानता होती है? क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए। सिलिका एवं मैग्नीशियम की। ठीक है, ये तो हो गया ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं भाई, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। सिलिका एवं मैग्नीशियम। देखिए, पृथ्वी के मेंटल और पृथ्वी के क्रोड दोनों में सिलिका एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना है? बताइए भाई। कोर जो है पृथ्वी की ग्रह की संरचना में मेंटल के कोर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे के, लौह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई तक है? मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कितने किलोमीटर गहराई तक है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जलमंडल का आशय है, जलमंडल का क्या आशय है भाई? जल्दी बताइए, जलमंडल का क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी का द्रवीय भाग। ठीक है,
जलमंडल का आशय है पृथ्वी का द्रवीय भाग। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जलमंडल के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जलमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? जियोमॉर्फोलॉजी या फिर क्लाइमेटोलॉजी या फिर ओशनोग्राफी या फिर इकोलॉजी? बताइए जलमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी सही है, ओशनोग्राफी। ठीक है, जलमंडल के अध्ययन को ओशनोग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए जलमंडल, ठीक है, जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? देखिए अभी हम जस्ट ऊपर बताएं आपको ना कितना, अब देखिए वही क्वेश्चन बनकर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बताइए। सी 71%। अभी हमने बताया आपको कि पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बनकर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी को जलीय ग्रह यानी वाटरी प्लैनेट कहने का कारण है, क्या है भाई? पृथ्वी को जलीय ग्रह कहने का क्या कारण है बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी पर द्रवीय जलीय भाग की अधिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि यह जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाने वाले जल को कहा जाता है, पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है भाई? हिमचादर, हिमजल या भूमिगत जल या जलवाष्प? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी सही है, भूमिगत जल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की निचली परतों में जल जिस रूप में पाए जाते हैं वह है, क्या है भाई? पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की निचली परतों में जल जिस रूप में पाए जाते हैं वह है, क्या है भाई? हिमचादर है, ठीक है, हिमचादर है, हिमजल है, भूमिगत जल है या जलवाष्प है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जलवाष्प। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के कुल आयतन का लगभग ... भाग समुद्र में पाया जाता है, कितने परसेंट भाई? बताइए। 1%, 2%, 97% या फिर 99%? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 97%। ठीक, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के कुल आयतन का लगभग 97% भाग समुद्र में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत है, क्या है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है, समुद्र जल, नदी जल, कूप जल या फिर वर्षा जल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्षा जल। ठीक है, स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत है वर्षा जल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष स्रोत क्या है भाई? वर्षा जल है, महासागरीय जल है या फिर सागरीय जल है या भूमिगत जल है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32,
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूमिगत जल। ठीक है, स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष या परोक्ष स्रोत है भूमिगत जल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मानव के उपयोग में लाया जाता है, मानव के उपयोग के लायक है। बताइए भाई, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मानव के उपयोग के लायक है? 0.3%, 3%, 10% या 30%? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डिस्टर्बेंस तो हो रहा है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, लगभग 500 मीटर की दूरी पर बज रहा है। उम्मीद है स्लो मोशन में सुनाई दे रहा होगा आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.3%। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 0.3% जल मानव के उपयोग के लायक होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीने योग्य पानी कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? पोर्टेबल वाटर या फिर नॉन पोर्टेबल वाटर या फिर पोर्टेबल वाटर या फिर अनपोर्टेबल वाटर? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पीने योग्य पानी मतलब पीने योग्य पानी पोर्टेबल वाटर कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं भाई इसको। देखिए, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल के बीच जल के चक्रीय या वृत्तीय संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? कार्बन चक्र, वायु चक्र, जल चक्र या जीवन चक्र? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जल चक्र। ठीक है, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल के बीच जल के चक्रीय या वृत्तीय संरचना को जल चक्र कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस चक्र का समानार्थी है? बताइए भाई, किस चक्र का समानार्थी है? क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जल का। ठीक, जल चक्र के समानार्थी है कौन? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल चक्र के यानी वाटर साइकिल के समान है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जलमंडल में जल के चक्रीकरण यानी सर्कुलेशन ऑफ वाटर का सर्वप्रमुख कारण है, क्या है भाई? सर्वप्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य द्वारा होने वाला विभेदक ऊष्मीकरण। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग। जलमंडल में जल के चक्रीकरण यानी सर्कुलेशन ऑफ वाटर का सबसे प्रमुख कारण है सूर्य द्वारा होने वाला विभेदक ऊष्मीकरण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का मतलब है। वायुमंडल का क्या मतलब है भाई? बताइए, वायुमंडल का मतलब क्या है? पृथ्वी पर स्थलीय आवरण या फिर पृथ्वी का जलीय आवरण या पृथ्वी का वायवीय या गैसीय आवरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पृथ्वी का वायवीय या गैसीय आवरण। ठीक है, वायुमंडल का मतलब होता है पृथ्वी का वायवीय या गैसीय आवरण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? 7%, 9%, 39%,
69% या 99%? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, 99%। ठीक है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल का पृथ्वी से संबद्ध यानी जुड़े रहने का प्रधान कारण है, क्या है भाई प्रधान कारण? बताइए, वायुमंडल का पृथ्वी से जुड़े रहने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल। ठीक है, देखिए, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, या फिर क्लाइमेटोलॉजी, या फिर इकोलॉजी? बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सी सही है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, वायुमंडल के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल के निचली सतह के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? वायुमंडल के निचली सतह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर डी सही है, मीटियोलॉजी। ठीक है, मीटियोलॉजी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? वायुमंडल की ऊपरी सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। एयरोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एयरोलॉजी। वायुमंडल के ऊपरी सतह का अध्ययन एयरोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायु है, वायु है, वायु क्या है भाई? बताइए वायु क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रण है भाई। वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है भाई? गैसों का मिश्रण, जलवाष्प, धूल, कार्बन, नमक, परागकण आदि, ठोस कण, उपयुक्त सभी। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वायुमंडल में क्या पाया जाता है? सभी के सभी पाए जाते हैं भाई वायुमंडल में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, या फिर जलमंडल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है, वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है हवा। ठीक है, हवा यानी वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए, हवा में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 47 है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइट्रोजन। ठीक है, हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसकी है भाई? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या फिर नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोजन का। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत की मात्रा नाइट्रोजन का है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
शुद्ध शुष्क हवा यानी प्योर ड्राई एयर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितना होता है भाई? 21%, 27%, 50% या फिर 78%? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 78%। ठीक है, प्योर ड्राई एयर में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शुद्ध शुष्क हवा यानी प्योर ड्राई एयर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग डॉट 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 होती है, कितनी होती है भाई? 78%, 21%, 8% या 1%? बताइए कितनी होती है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 21%। ठीक है, शुद्ध शुष्क हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वायुमंडल के संघटक गैसों में दो सर्वाधिक मात्रा वाले गैस हैं, कौन है भाई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वायुमंडल के संघटक गैसों में सब सर्वाधिक गैस जो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वायुमंडल में दो संघटक गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वायुमंडल गैसों के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? बताइए भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर के कितना कितना परसेंटेज वायुमंडलीय गैस बनाती हैं भाई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 99%। ठीक है, बाकी 1% में अन्य गैसें होती हैं। ओके, देखिए निम्नलिखित आदर्श गैसों नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? नोबेल गैसों में से कौन सी गैस हवा यानी वायु में नहीं पाई जाती भाई? बताइए। रेडॉन। ठीक है, रेडॉन जो है हवा में नहीं पाई जाती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, कितनी है भाई? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है भाई? क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 परतें हैं भाई। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 56, सही उत्तर को चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाती है। कौन क्रमबद्धता को दर्शाती है भाई? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है भाई, परिवर्तन मंडल यानी जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है आयतन मंडल यानी बहिर्मंडल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता जो है परिवर्तन मंडल को क्षोभ मंडल भी कहते हैं भाई, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयतन मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल को
क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? बताइए, मुख्य आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है भाई, तापमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए भाई, माइक बिना लगाए ही पढ़ाने लगे थे, तो चलिए देख लेते हैं फिर से। देखिए, किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, और 59 है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 14 किलोमीटर होती है। ओके, और उसके बाद 60 देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। ठीक है, अधिकतम पूछे तो 14 किलोमीटर और न्यूनतम पूछे तो 8 किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम ऊंचाई पूछा है भाई, क्वेश्चन नंबर 68। 68 बोले, 61 भाई, बताइए। 18 किलोमीटर। ठीक है, तीन ऊंचाइयां हैं भाई, तीनों को ध्यान में रखिएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? औसत तो 14 किलोमीटर। ठीक है, और क्षोभ मंडल की धरातल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? ये न्यूनतम है भाई। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास की दर प्रति डॉट 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 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 62, 105, 115, 125, 168। देखिए भाई, इसको आयोग ने इस क्वेश्चन पर परीक्षार्थियों को स्टार यानी फ्री नंबर दिए थे, तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, तापमान के आधार पर बदलता रहता है। ओके, तो आयोग ने इस क्वेश्चन पर परीक्षार्थियों को बोनस नंबर दिए थे। ठीक है, तो आपको भी बोनस नंबर मिलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑप्शन नंबर ए क्षोभ सीमा कहा जाता है। ओके, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस परत में होता है? बताइए भाई, किस परत में होता है? क्वेश्चन नंबर 64, सबसे निचली परत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व सबसे निचली परत में होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी सममहत्वपूर्ण, ठीक, सममहत्वपूर्ण समत्वपूर्ण भाई, समत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? बताइए, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में? क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मेघ गर्जन की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है? मेघ गर्जन की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है? आप लोग जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, बादलों का गरजना, बरसना, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होता है। ओके, आगे देखते हैं, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व
आधियों का होना पाया जाता है। कौन होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 67 है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों यानी पोल्स पर होती है। ध्रुवों पर कितनी ऊंचाई होती है भाई? क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर कितनी ऊंचाई होती है? बताइए। 68, 8 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वाटर लाइन पर कितनी होती है भाई? बताइए कितनी होती है? 69, 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, घटता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर बताइए भाई। 71, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर है क्या है भाई? समताप मंडल क्या है? क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हवाई जहाज प्रायः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 73 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में उड़ते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है भाई? बताइए। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में? बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 75 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप मंडल। वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? बताइए भाई, वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है भाई? जल्दी बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? जल्दी बताइए।
क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है? कौन करती है भाई? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए। 77, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? बताइए भाई, किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, समताप मंडल। ठीक है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में स्थित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत पृथ्वी के करीब डॉट 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 ऊंचाई पर होती है। कितनी ऊंचाई पर होती है भाई ओजोन की परत? पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? जल्दी बताइए। 50 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ओजोन परत पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है अगला, स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर के बीच परत कहलाती है। स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की परत कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? मीजोस्फीयर कहलाती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मध्यमंडल। ठीक है, मीजोस्फीयर की धरातल से ऊंचाई कितनी है? मीजोस्फीयर की धरातल से ऊंचाई कितनी है भाई? हाँ, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 81 है, जल्दी बताइए। 80 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर की धरातल यानी पृथ्वी से ऊंचाई 80 किलोमीटर है। ओके, पृथ्वी से मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। नहीं भाई, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है, बढ़ता नहीं। तो क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा, और बाकी सभी और बाकी सभी ऑप्शन जो है सही है भाई। अंतरिक्ष में इस स्तर में प्रवेश पर उल्कापिंड जल जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य मंडल में उल्कापिंड जब जैसे ही प्रवेश करते हैं वो जलकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन देखिए, वह यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ये भी सही है। यह अप्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है, बिल्कुल सही भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल की चौथी परत कौन है? बताइए, धरातल से यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल की चौथी परत कौन सी है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83,
ऑप्शन नंबर डी सही है, थर्मोस्फीयर। ठीक है, धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की चौथी परत थर्मोस्फीयर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नासा, ठीक है, नासा के अनुसार थर्मोस्फीयर की धरातल से ऊंचाई कितनी है? नासा के अनुसार थर्मोस्फीयर की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 84, 513 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नासा के अनुसार थर्मोस्फीयर की पृथ्वी से ऊंचाई 513 किलोमीटर है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए थर्मोस्फीयर की निचली परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? थर्मोस्फीयर की निचली परत को क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 85 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयनोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर की निचली परत को आयनोस्फीयर कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। वायुमंडल के किस परत में तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता हुआ यानी 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा भाई? आयनोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए आयन मंडल में तापमान की तीव्रता, आयन मंडल में तापमान की तीव्र बढ़ोतरी का प्रधान कारण क्या है भाई? आयन मंडल में तापमान का तीव्रता से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग। बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें सही? क्वेश्चन नंबर 87 का, इस परत में उपस्थित गैसीय अणु जो सूर्य से आने वाली यक्ष विकिरण और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयन मंडल में उपस्थित गैसीय अणु पृथ्वी की धरातल से प्रसारित रेडियो तरंगों को प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें उन्हें वापस धरती पर परावर्तित करती हैं, जिससे संभव हो पाता है, क्या संभव हो पाता है भाई? बेतार संचार। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आयन मंडल में उपस्थित गैसीय अणु पृथ्वी की धरातल से प्रसारित रेडियो तरंगों को प्राप्त करती हैं और फिर उन्हें वापस धरती पर परावर्तित करती हैं, जिससे बेतार संचार संभव हो पाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? आयन मंडल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे रहे होंगे, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड वीडियो है तो देख नहीं पा रहे हैं। बस कुछ दिन की बात है, हम लोग लाइव मिलेंगे, जल्द ही लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों को हमारे लाइव आने का इंतज़ार है, जल्दी बताइए। और आप लोगों का प्यार दुलार और सपोर्ट रहा तो जल्दी ही लाइव आएंगे हम। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लाइव आने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, रेडियो की दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव ऑफ रेडियो आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? बताइए। डी परत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी परत। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
रेडियो की लघु तरंगे यानी शॉर्ट वेव ऑफ रेडियो आयनोस्फीयर की किस परत से परावर्तित होकर धरती पर आती है? बताइए भाई, किस परत से परावर्तित होकर? क्वेश्चन नंबर 91। ऑप्शन नंबर सी सही है, वाई परत। ठीक है। रेडियो की लघु तरंगे रेडियो की लघु तरंगे आयनोस्फीयर की परत से परावर्तित होकर धरती पर आती हैं, वाई परत से परावर्तित होकर। ओके, आगे देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 92, बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, बहिर्मंडल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बताइए भाई, क्या कहते हैं? समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल या फिर वायुमंडल? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वायुमंडल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? ठीक है, इनमें से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से एक 10,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर बोले तो 6200 मील तक फैली हुई है? बताइए भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वायुमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, कितना है भाई? 95 अमेजन वन में। ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 40%। ठीक है, अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन लगभग 40% होता है। ओके, तो इतना ही था भाई, ये आंसर की है। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को बता दें कि ये जो है ना, ये वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, टीचिंग लाइन में भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड आते हैं। ओके, तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने जल्दी हम लाइव आ सकें। ठीक है, कितनी जल्दी लाइव आएँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का दुलार रहेगा, प्यार रहेगा, तो हम जल्दी से जल्दी लाइव आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हम जितने जल्दी ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे उतने जल्दी ही लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।